स्वागत है आप लोगों का। 7वीं क्लास का हम लोग हिस्ट्री डिस्कस करेंगे आज, और तीसरा चैप्टर है ये। इसमें वो चीज़ें जो दी हुई हैं वो तो डिस्कस करेंगे ही, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो नीडेड होंगी वो सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें मैं जोड़ता जाऊँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के बारे में है। दिल्ली जो है बहुत सारे राज्यों की राजधानी रही, लेकिन सबसे पहले तोमर राजपूतों ने यहाँ पे शासन किया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद जब तोमर हार गए चौहानों से, जो कि मोस्टली चौहान जो थे वो अजमेर के थे, अजमेर पे उनका राज था, तो उन्होंने तोमरों को हरा दिया। उसके बाद फिर दिल्ली को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, लेकिन फिर वो 13वीं शताब्दी में हार गए मोहम्मद गौरी से, और दिल्ली सल्तनत का मतलब फिर स्टार्ट हो गया, और दिल्ली सल्तनत के अंदर फिर दिल्ली आ गई। और उसके बाद एक चीज़ और है यहाँ पे कि जैन व्यापारी प्रोमिनेंटली यहाँ पे रहते थे, जो कि अमीर थे, समृद्धशाली थे, और उन्होंने बहुत सारे जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था यहाँ पे। एक दहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी यहाँ पे डाले जाते थे दिल्ली के अंदर। 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का हो गया था स्थापना, क्योंकि हार गए थे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से, और उसके बाद फिर गुलाम वंश स्टार्ट हो गया था, ठीक है। पूरे उपमहाद्वीप पे इसका नियंत्रण था, एकदम सेंटर की तरह काम कर रहा था। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो फिरोजाबाद है, फिरोज शाह कोटला आज की डेट में अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। और ये सारा पार्ट्स जो है कुतुब मीनार और हौज सुल्तानी और तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये सब दिल्ली का पार्ट है आज के डेट में, ठीक है। पर अब नाम चेंज हो गया। उस समय 13वीं शताब्दी का है, ठीक है, 13वीं शताब्दी का चुने हुए शहर है कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे तालिका दिल्ली के शासक दिए हुए हैं कि किन किन ने दिल्ली पे शासन किया। तो पहले तोमर अनंगपाल, जो कि प्रोमिनेंट यहाँ पे थे तोमर वंश के अंदर, उनका नाम दिया हुआ है 1130 से 1145, ठीक है। 1165 आरंभिक 12वीं शताब्दी के से स्टार्ट हो गया था दिल्ली का राजधानी बनना, ठीक है। उसके बाद चौहान थे, तो पृथ्वीराज चौहान सबसे प्रोमिनेंट थे। उन्होंने यहाँ पे तोमरों को हराकर और अपना जो है राजधानी बनाया था, ठीक है। फिर भी अजमेर से ही शासन करते थे, दिल्ली पे उनका नियंत्रण था। मोहम्मद गौरी से हार गए वो 1192-93 के अंदर, और फिर जो है गुलाम वंश स्टार्ट हो गया। 1206 में उनका मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने यहाँ पे दिल्ली का नियंत्रण सौंप दिया, और फिर वो वापस लौट गए जहाँ से थे। वो अफ़गान के थे, तो अफ़गान लौट गए, ठीक है। उन्होंने फिर जो है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुलाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उनको, और दामाद भी थे, तो उनको फिर इन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। और फिर गुलाम वंश में ये दो जो है प्रोमिनेंट हैं, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया था या उसमें कंट्रीब्यूशन किया, ठीक है। उसके बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान, जो कि भारत के अंदर दिल्ली पे राज करने वाली, जिन्होंने अपने नाम से मतलब राज किया। ऐसे तो कश्मीर में भी एक रही हैं सुल्तान, और एक जो रुद्रमा देवी का नाम आपने सुना होगा। तो उन्होंने लेकिन जो है एक लड़के के नाम से, एक पुरुष के नाम से ही मतलब अपना शासन चलाया था। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन के बारे में कहा जाता है कि लॉ और रक्त की नीति इन्होंने ही स्टार्ट की थी। तो पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन कि लॉ और रक्त की नीति किसकी थी, तो वो गयासुद्दीन बलबन की थी, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर खिलजी वंश आ गए हैं, तो इसमें जलालुद्दीन खिलजी जो हैं वो प्रोमिनेंट थे, और इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया, कत्ल कर दिया, और भतीजा भी थे अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के, और दामाद भी थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, आपने पद्मावत तो देखा ही होगा मूवी, उसके अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जो लड़ाई लड़ी थी चित्तौड़ से, वो तो आप जानते ही हैं। उसके बाद खिलजी वंश जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद तुगलक वंश आया, गयासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया तुगलक वंश 1320 में। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, इनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इनके बारे में कहा जाता है कि इनको अपनी प्रजा से और प्रजा को इनसे मुक्ति मिल गई। इनको पागल भी कहा जाता है, क्योंकि ये समय से आगे सोचते थे। इन्होंने ही सबसे पहले कांच का सिक्का स्टार्ट किया था, तो सिक्के ढलवाए थे इन्होंने सिक्के का चलन कुछ ज़्यादा ही कर दिया था, ठीक है। और फिर अपनी राजधानी जो है वो इन्होंने दिल्ली से कहीं और बसा ली थी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है।
दारुल सफ़ा करके इन्होंने एक हॉस्पिटल जो है उसका निर्माण करवाया था, हौज खास वगैरह जो है इन्होंने ही बनवाया था। ठीक, उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ सैयद वंश 1414 से, ज़्यादा लंबा नहीं, इसमें खिज़र खां जो है वो सबसे प्रोमिनेंट रहे, यही जो है इसके संस्थापक भी थे। फिर स्टार्ट हुआ लोदी वंश 1451 से लेके 1526। 1526 इसलिए क्योंकि इसमें जो है इब्राहिम लोदी है ना, उनका मतलब उनको जो है हरा दिया था मुग़ल शासक ने, बाबर ने। ठीक, इब्राहिम लोदी के हारने के बाद ये बात जो है ख़त्म हो गई कि दिल्ली सल्तनत का पतन हो गया। उसके बाद आया मुग़ल वंश, बहलोल लोदी के बाद आए सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने भी बहुत सारे काम किए, ये बहुत डिटेल में आप पढ़ेंगे जब आप स्पेसिफिकली आप मेडिएवल हिस्ट्री जब पढ़ेंगे किसी स्टैंडर्ड बुक से, तो उसमें बहुत सारे उनके कंट्रीब्यूशन को दिखाया गया है वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तानों के अधीन दिल्ली अब स्टार्ट हो गया था 13वीं शताब्दी से ये। ठीक है, तो इतिहास को उर्दू में तारीख कहते हैं, तारीख कहते हैं जब बहुवचन के रूप में बोला जाता है तो। ठीक है, एक अगर तारीख बोलेंगे तो मतलब इतिहास की ही बात हो रही है, ये एक्चुअली फारसी वर्ड है। ठीक, उर्दू में लिया गया है तारीख, फिर बहुवचन के रूप में। सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, मतलब बहुत पढ़े लिखे होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे, यानी सलाहकार भी थे और जो घटनाएं होती थी उसके बारे में भी लिखते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। ठीक है, इसमें ये जो है फैक्ट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद। ठीक है, तो चलिए उस पर थोड़ा देखते हैं। जन्मसिद्ध अधिकार मतलब जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को, यानी कि जो मतलब कहते हैं ना उच्च कोटि के, जिनकी मतलब रक्त जो है वो मिलावट नहीं होती थी, आज के डेट में उनको कहते हैं ना कि दबे हुए लोग नहीं हैं, मतलब उनके मतलब एकदम शुद्ध खून जिसको कहते हैं, तो उनको कुलीन कहा जाता था। ठीक है, तो कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है, ऐसा जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे उस समय। ठीक है, लिंग भेद मतलब कि स्त्री तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर वो लोग मानते थे। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता था कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष जो है स्त्रियों की तुलना में वो श्रेष्ठ है, स्त्री को कमजोर समझा जाता था उस समय। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। न्याय चक्र देख लेते हैं। 13वीं सदी के इतिहासकार फक्रे मुदब्बीर ने लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता किसानों के एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो न्याय चक्र इस तरह का मतलब उनका विचार था कि न्याय संगत शासन पे बल दिया जाए और न्याय संगत ही शासन चलाया जाए। ठीक है, ये कुछ और ध्यान में रखे हुए। तारीख के लेखक नगरों में विशेषकर दिल्ली में रहते थे, गांव में शायद ही कभी कोई रहने। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी आप याद रखिएगा कि लेखक जो होते थे उस समय तारीख के यानी इतिहास के, वो दिल्ली जैसे शहर में ही रहते थे। ठीक है, राजधानी में ही रहते थे, गांव में नहीं रहते थे। इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। यानी देखिए, अब जो भी वो लिखते थे वो सब सारी की सारी बातें एकदम सच नहीं होती थी। अब बहुत सारी बातें ऐसी थी जो सुल्तान की प्रशंसा में लिखे जाते थे, क्योंकि उनको इनाम और इकराम चाहिए होता था। ठीक है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। देखिए, कहते थे कि भैया जो लोग उच्च कोटि के हैं और कुलीन वर्ग में पैदा हुए हैं उन्हीं को शासन करने का अधिकार दिया जाए, और स्त्री को हमेशा कमज़ोर समझते थे और पुरुष को ही मतलब तवज्जो देते थे किसी भी काम के लिए। ठीक, सन 1236 में जब सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी तो भैया छिड़ गया फिर वहाँ पे आंदोलन कि लड़की होकर कैसे शासन कर सकती है। देखिए, उस समय के इतिहासकार हैं मिन्हाज सिराज,
स्वीकार किया है कि वो अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य थी, सक्षम भी थी शासन करने के लिए, फिर भी रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। उनको लगा कि भाई लड़की है तो कमज़ोर ही होगी, और इससे ये भी समझ में आता है कि ये देश, ये राज्य अब कमज़ोर है क्योंकि लड़की के हाथ में। ठीक है, तो दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। अब स्वतंत्र रूप से वो शासन करना चाहती तो इस बात से भी प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे शासन से हटा दिया गया। बस सिर्फ 4 साल ही बेचारी जो है दिल्ली पे शासन कर पाई रज़िया सुल्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रज़िया के बारे में थोड़ा सा मिनाज सिराज की जो विचार हैं वो हम लोग देख लेते हैं। मिनाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, ईश्वर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर भी जो समाज व्यवस्था है उसको ईश्वर की ही देन समझा जाता था। उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था, इसीलिए वो पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि वो सक्षम भी थी, योग्य भी थी, लेकिन अब इससे उसको हासिल कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो शासन नहीं कर सकती थी, नहीं चला सकती थी। ये जो है मिनाज सिराज का अपना विचार था। ठीक है, रज़िया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में, जो मैंने आपको बताया कि काकतीय वंश की रुद्रमा देवी, इन्होंने जो है 1262 से लेकर 1289 के व्यवहार में रज़िया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाया, यानी पुरुष नाम से वो शासन चलाती थी और पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी जो कश्मीर की रानी थी, जिनको दिद्दा कहा जाता है। ठीक है, दिद्दा का मतलब दीदी, बड़ी बहन। इन्होंने 980 से लेकर 1003 ईस्वी तक जो है वहाँ पे शासन किया। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया, दिद्दा। मिन्हाज के विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, लगता है कि रज़िया के विचार भी यही थे। आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था, ये थोड़ा आप विचार कीजिएगा इसके ऊपर। चलिए, खिलजी वंश और तुगलक वंश के अंतर्गत जो प्रशासन था उसको हम लोग नज़दीक से देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य, मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य था, इतना बड़ा था कि दिल्ली से ही बाहर तक था। ठीक है, समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों, प्रशासकों की ज़रूरत थी। अब सूबेदार नियुक्त होते थे और वहाँ पे जो भी प्रांत था उसमें प्रशासक वहाँ पे नियुक्त होते थे। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष, पहले क्या होता था कि आप अगर देखेंगे चौहानों का शासन पद्धति, तो उसमें जो है सामंत होते थे जो कि उनको सपोर्ट करते थे, सेना से सपोर्ट करते थे, कर ला के देते थे, इस तरह की चीज़ें उनको सपोर्ट करते थे शासन करने में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, और अधिक पसंद करते थे। ठीक है, नियुक्ति करना अधिक पसंद किया। इन्होंने अपने गुलामों को ही उच्च पद पे बैठाया इल्तुतमिश ने। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पे सबसे पहले जो स्टार्ट किया गुलामों को नियुक्त करना, वो इल्तुतमिश ने किया। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था उनको। ठीक है, किस लिए? शासन करने के लिए। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर होते थे। इतना विश्वास होता था जितना कि अपने बेटे पे नहीं होता था, उतना उस समय के शासकों को अपने गुलाम पे होता था। ठीक है, आगे जानेंगे इसके बारे में। देखिए, बेटों से बढ़कर गुलाम, यहाँ पे अगला जो है शीर्षक वही है कि बेटों से बढ़ के गुलाम। क्या है कि सुल्तानों को सलाह दी जाती थी कि जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। ठीक, आपको ऐसा लगता है, उस पर सोचना है। ठीक है, चलिए, तो खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा यानी गुलामों का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने आश्रित
निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पे, जैसे माली हो गए, ठीक है ना, सेनापति या सूबेदार बनाया जाता था, माली हो गए या नौकर हो गया कोई पर्सनल, तो उनको भी ऊंचे पद पे, राजनीतिक पदों पे बिठाते थे ताकि उनका नियंत्रण रह सके। ऐसे लोगों को सेनापति, सूबेदार पद दिए जाते थे। इनसे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होती थी। अब ऐसे लोगों को अगर आप अच्छे पद पे बिठा देंगे तो फिर जो और लोग हैं पहले से जो इस तरह का काम नहीं करते हैं तो उनको तो तकलीफ़ होने लगती है कि भाई हम तो इतने अच्छे हैं, कुलीन वर्ग से हैं, लेकिन हमें जो है कोई पद नहीं दिया जा रहा है और ऐसे लोगों को जो है राजनीतिक पद पे बैठाया जा रहा है, सूबेदार बनाया जा रहा है, सेनापति बनाया जा रहा है। तो इस तरह का अस्थिरता भी पैदा होता था। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार होते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। अब मान लीजिए कि सुल्तान एक इल्तुतमिश है, उन्होंने बना दिया ठीक है चलो आप है ना सूबेदार हो गए, आप सेनापति हो गए, लेकिन जैसे ही अगले आए कोई और उनके जगह पे सुल्तान बने तो उन्होंने क्या किया कि उनको चेंज कर दिया। फिर जो उनके प्रति वफादार बंदगा थे, गुलाम थे, फिर उनको उन्होंने अपने मतलब इसमें राजनीतिक पदों पे बिठाना स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो ये लोग सिर्फ उनके प्रति ही होते थे वफादार जो उस समय सुल्तान होते थे, जिन्होंने उनको नियुक्त किया होता था। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठने के प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। ठीक है, सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। फारसी तारीख लेखकों ने निचले खानदान के लोगों के ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों की आलोचना भी की है। ठीक, जो उस समय के तारीख लिखने वाले थे उन्होंने आलोचना भी की है इस तरह की। तो एक आलोचना जो है नीचे यहाँ पे मोहम्मद तुगलक के खिलाफ है, देख लेते हैं उसको। ठीक है, चलिए। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल यानी शराब बनाने वाले बेचने वाले को, फिरोज़ हजाम नामक नाई, अमन का तब्बाख नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बिठा दिया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी 14वीं शताब्दी के थे। ठीक है, इन्होंने इन नियुक्तियों के उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश यानी कि अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई, शासन करने की अक्षमता यानी योग्यता नहीं है, इन सब के रूप में इन्होंने बोला कि भैया इस तरह का इनका जो है रवैया हो गया है, अब इनके अंदर ये सलाहियत नहीं रही कि शासन चला सकें, तो ये किसी को भी उच्च पदों पे बिठा रहे हैं। आश्रित का मतलब देख लेते हैं। आश्रित जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर रहता हो, आश्रित हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। इलाके इक्ता कहलाते थे। अब ये जो इलाके थे ये इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार कहलाते थे या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना। ठीक है, अगर कोई सैनिक अभियान हो रहा है, कहीं युद्ध के लिए जा रहे हैं तो उसका नेतृत्व करते थे। अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, अपने इलाका जो होता था उस इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि पुलिस दरोगा का भी काम करते थे। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति को अपने इलाके का राजस्व वसूली किया करते थे। ठीक है, सैनिक सेवाओं और वेतन के बदले में ये चीज़, वहाँ जो इलाका उनको मिलता था, जैसे ये इलाका है तो यहाँ से जो भी राजस्व यानी कर मिलेगा यानी टैक्स मिलेगा वो सब इन लोगों का होगा। ठीक है, इस तरह का चीज़ करते हैं। और राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वह अपने जो सैनिक होते थे उनको तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले। अब ऐसा नहीं था कि अगर आप एक इलाके के मुक्ति बन गए तो आपके बेटे को फिर अगला मुक्ति बनाया जाएगा, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। वो आपके जगह, आपके बेटे की जगह फिर किसी और को चुना जा सकता है, वंशावली नहीं था। ठीक है, उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिलते थे। अब कोई भी इलाका मिलता था, ऐसा नहीं कि अब एकदम 10 साल 15 साल 20 साल, ऐसे नहीं, आपको 1 साल 2 साल के लिए ही वहाँ पे इक्तदारी दी जाती थी, जिसके बाद उसका फिर ट्रांसफ़र हो जाता था। जैसे आज के डेट में IPS IAS ये सब का ट्रांसफ़र हो जाता है 1 2 साल 3 साल में, उसी तरह वहाँ भी हो जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था।
मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व यानी टैक्स रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाता था। ठीक है, इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर की वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखें। एक सैनिक की भी एक तय संख्या होती थी कि आप 500 रख सकते हैं, 1000 रख सकते हैं, 5000 रख सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। उसके अलावा था कि जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर अतिरिक्त इलाकों में भी अपने अधिकार में ले आए, यानी दिल्ली के बाहर, तो भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व यानी कि जो कि जमीन के टैक्स के निर्धारण और वसूली का कार्य राज्य के नियंत्रण में ले आया गया। स्थानीय सामंतों यानी जो वहाँ के स्थानीय सामंत थे, सामंत होते थे मुखिया, ठीक ना, किसी गांव का मुखिया है जिसके पास जमीन वगैरह है तो सामंत कहते थे। सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया। ठीक है, अब वहाँ के जो होते थे मुखिया, अब उनको कर नहीं देना, अब ये राज्य के अंदर आ गया, जिनका शासन था अब उनके अंदर आ गया, वो कर लेंगे, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। अब उनको भी टैक्स देना पड़ता था। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की, ठीक है, नपाई उपाई की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली के अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। अब यहाँ पे वो लोग भी इक़्तिदार बनने लगे यहाँ पे, ठीक है, अधिकारी सल्तनत की नौकरी करने लगे कि वो यहाँ से जो है टैक्स वसूलेंगे। उस समय 3 तरह के कर थे। 3 तरह के कर कब थे? जब तुगलक थे या खिलजी थे। ठीक है, तो कृषि पर टैक्स लगता था जिसे खराज कहा जाता था। खराज किसको कहा जाता था? जो कि खेती करने पे टैक्स लगता था। ठीक है, अनाज पे टैक्स लगता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, यानी आधा भाग, जितना भी आप उपजाएंगे उसका आधा भाग। मवेशियों पर भी टैक्स लगता था। पशु है कोई आप पाल रहे हैं तो उस पर भी, चाहे भेड़ हो, बकरी हो, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, तो इस पे भी आपको टैक्स देना होता था। और फिर घर पे भी टैक्स होता था, जो आपका घर होता था उस पर भी टैक्स देना होता था। याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। अभी सिर्फ दिल्ली के आसपास का ही इलाका जो है इनके अंदर था। ये दिल्ली है, अब इधर उत्तर प्रदेश का इलाका थोड़ा, इधर हरियाणा का, इधर हिमाचल उत्तराखंड का और नीचे फिर आपका मध्य प्रदेश से थोड़ा सटा हुआ। ठीक है, ये सब एरिया जो अभी राजस्थान और जो उनसे सटे हुए एरिया थे दिल्ली से, उसी पे नियंत्रण था। ठीक, अब क्या हुआ कि दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों, यानी अब यहाँ है दिल्ली। अब एक नक्शा आप देखेंगे भारत का, चलिए भारत का एक नक्शा ऐसे करके बनाते हैं और इस पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये दिल्ली है मिडिल में और जो बंगाल का इलाका है वो लगभग यहाँ है। ठीक है, तो इतना इलाका आप समझिए, इतना दूर था। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। अब इतनी दूर से तो वहाँ नियंत्रण करना मुश्किल था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वो पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो जाता था। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये हम ले लेते हैं अपना, ठीक है, और ये इलाका है, ये हमारा समझिए कि, ठीक है, तो ये दक्षिण भारत है, इस तरफ दक्षिण भारत है। अब ये इलाका जीत लेते थे, लेकिन फिर जैसे ही यहाँ से वापस जाते थे कि बस ये फिर स्वतंत्र हो जाते थे। अब ये बंगाल का इलाका ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, तो इतना अब ये 3 कोना बन जाता था। तो इस तरह नियंत्रण करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके, जब अभी बिहार और उत्तर प्रदेश का जो भाग है उसको गंगा का मैदानी इलाका कहते हैं। ठीक है, मैदानी इलाके में घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। अब वहाँ पे जो है बैठने में मतलब कि वहाँ पे अपनी नियंत्रण करने में, वहाँ पे अपना पूरा का पूरा शासन चलाने में अब अक्षम थी, यानी कि सक्षम नहीं थी। नहीं, दिक्कतें होती थी उनको, नहीं। तो स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन हुआ। अब जो वहाँ पे स्थानीय सरदार थे, छोटे छोटे कबीले और छोटे छोटे गांव होते थे, जो वहाँ पे मुखिया होते थे, वही लोग यहाँ पे शासन जमा लिए थे। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर अधिकार कुछ ही समय तक रहता था। अब कुछ दिन के लिए तो अधिकार कर लिए, वहाँ पे हमला किया और उसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिए, लेकिन फिर जो है वहाँ से लौटते ही ये सब चीज़ें
खत्म हो जाती थी, फिर जो वहाँ स्थानीय सरदार थे उनका ही नियंत्रण होता था। ठीक है, चलिए सरदार और उनकी किलेबंदी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में, अफ्रीकी देश है मोरक्को, इस 14वीं सदी में भारत आया कौन? इब्ने बतूता। ठीक है, उन्होंने बतलाया सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, उबड़ खाबड़ किले बना के रहते थे, कभी कभी बांस के झुरमुटों में। अब ऐसे झुरमुट होते थे जिसमें सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी। भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। आपने देखा होगा गांव घर में अगर रहते होंगे तो वहाँ पे बांस कितने बड़े बड़े होते हैं, ठीक ना। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुत्थे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। ठीक, कोई हथियार भी चलाया जाता था तो उसका कोई असर नहीं होता था, और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते थे, मजबूत भी होते थे। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले के प्राचीर का काम करते। तो किस तरह का किला था? एक तो पहाड़ों का इलाका किले बनाकर रहते थे, दूसरा जंगलों में रहते थे बांस के झुरमुटों में। तो ये जो है एक तरह का किला का काम करता था। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे, अंदर ही पानी की उपलब्धता होती थी। ठीक है, और अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा जल जो है उनके लिए पीने का पानी होता था, या फिर इस्तेमाल करने का पानी, जो भी वो पानी को इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। अब छोटी सी सेना लेके जाते थे, थोड़े वक्त के लिए नियंत्रण होता था, लेकिन हराना मुश्किल होता था क्योंकि उन्हीं का फिर अंदर शासन चल रहा होता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है, तब जाके फिर उनको हराया जा सकता था। ठीक, चंगेज खां के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है, मंगोलों के बारे में, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान का इलाका है, ठीक है, यहाँ भारत हो गया ये अपना, और फिर ये इसके बाद पाकिस्तान, फिर यहाँ अफ़गानिस्तान और फिर ईरान। तो ईरान का उत्तर पूर्वी इलाका, कुछ ये इलाका जो है, ठीक है, ये इलाका अपना ईरान का, तो इसी के बारे में बात हो रही है। तो ईरान में ट्रांस ऑक्सीसियाना, आधुनिक उज्बेकिस्तान जो है, उस पर हमला किया। इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अब यहाँ पे तो कब्जा किया, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे भी उन्होंने कब्जा किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों का धावा बढ़ गया। इससे मजबूर होकर दोनों सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। अब उनको डर था कि मंगोलों का आक्रमण होगा, तो इसलिए उन्होंने एक विशाल सेना यहाँ पे बनाया, और विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। अब ये तो अलाउद्दीन खिलजी और उनकी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1526 जब लोदी वंश था, ठीक है, तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंश का राज्य रहा। ठीक है, ये इन दो वंशों ने, फिर पहले तो गुलाम वंश, उसके बाद फिर तुगलक वंश, ठीक, और उसके बाद फिर खिलजी वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश, 5 वंशों ने इस पे लगातार जो है शासन किया, जिनको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। ठीक ना, उसके बाद फिर मुगल वंश। चलिए, जौनपुर, बंगाल, मलवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानियां समृद्ध थीं और राज्य फल फूल रहे थे। जौनपुर, बंगाल, ये सब जो है एक तरह से देखिए, जौनपुर आपका उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, फिर उसके बाद बंगाल यहाँ क्षेत्र हो गया भारत का, अगर इस तरह नक्शा बनाए तो, ठीक है। और उसके अलावा मालवा जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र आप ले लीजिए, राजस्थान, फिर यहीं पे तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक जो है उठ खड़े हुए। उस समय उन नए शासक समूह उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे। अब जो स्थापित राज्य उस समय हुए लेकिन शक्तिशाली राज्य थे, उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी के बारे में आप पढ़ेंगे आगे। शेरशाह सूरी जो थे वो बिहार में, इनका सासाराम में जन्म हुआ था और यहीं फिर उन्होंने शासन किया और थोड़े समय के लिए दिल्ली सल्तनत पे भी इनका शासन रहा। मुगल वंश
को हराया था, मुग़ल को हराया था इन्होंने, और हुमायूं को हराया था, और लगभग 5 साल 6 साल इन्होंने वहाँ पे दिल्ली पे राज किया, जो 1540 से 45 के बीच था। बिहार में अपने चाचा के छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में थे, ठीक, मैनेजर का काम किया, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुग़ल सम्राट हुमायूं को हराया 2 बार और 2 बार परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया, जिसको सूर्यवंश कहते हैं। केवल 15 वर्षों तक ही चला ये। शेर शाह के बाद उनका बेटा, और बेटे को फिर हरा दिया हुमायूं ने दोबारा, और फिर से मुग़ल जो है सत्ता आ गई दिल्ली के अंदर। लेकिन उसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाया और भी चुस्त बना दिया, ठीक है, जो कि अलाउद्दीन ने अपना बाजार पे नियंत्रण एक तरह का किया था, तो उस तरह का शेर शाह सूरी ने किया, और बाद में अकबर ने भी उसको अपनाया, ठीक। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 यानी 50 साल तक लगभग इसने शासन किया। जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया। किसने? अकबर ने, ठीक है। और एक तरह से समझिए तो अकबर के टाइम पे मुगल सल्तनत जो है वो पूरी तरह से मजबूत हुई। और यहाँ पे कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं एक बार। शब्द है इक्ता, तारीख, आप तो जानते हैं इक्ता तो होता है इलाका, तारीख का मतलब इतिहास, गैरिसन मंगोल, लिंग, और खराज। खराज जो है वो कृषि पे लगाया गया कर। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक। बाकी क्वेश्चन वगैरह आप देख लेंगे। दिल्ली में पहले पहल किसने स्थापित की? तो तोमरों ने। और उसके बाद फिर प्रशासन की भाषा क्या थी? तो फारसी। और ये सब चीज़ें आप देख लेंगे इब्न बतूता के बारे में। और बस ये क्वेश्चन है न्याय चक्र के अनुसार क्या है, बाकी सब तो मैंने आपको समझा ही दिया है। भीतरी और बाहरी सीमाएं से आप क्या समझते हैं सल्तनत की, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो इसके बारे में आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।